हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का कॉमन टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ग्रंथियों के प्रकार, ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियाँ। तो ऐसी ग्रंथियाँ जो अपना स्राव नलिकाओं के द्वारा त्याग करती हैं उन्हें बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल लार ग्रंथियाँ, सलाइवा ग्लैंड्स, स्वेद ग्रंथियाँ, स्वेट ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिका विहीन यानी कि डक्टलेस होती हैं और अपना स्राव सीधा रक्त में स्रावित करती हैं, यानी कि जो उनका सिक्रीशन होता है वो सीधे कहाँ डालेंगी, ब्लड के अंदर। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। उदाहरण पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। इन सारी ग्रंथियों के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है मिश्रित ग्रंथियाँ। तो ऐसी ग्रंथियाँ जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है, यानी कि वो बहिस्रावी की तरह भी काम करेगी और अंतःस्रावी की तरह भी काम करेंगी, उन्हें बोलते हैं मिश्रित ग्रंथियाँ। एग्जाम्पल अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास, वृषण यानी कि टेस्टिस और अंडाशय यानी कि ओवरी। नेक्स्ट आता है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आती है स्थिति, यानी कि इसकी पोजीशन कैसी होती है, कहाँ पर पाई जाती है। तो यह इफंडीबुलम द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। हाइपोथैलेमस क्या चीज़ है, ब्रेन का, मस्तिष्क का भाग है, तो ये वहीं पर पाई जाती है। संरचना में कैसी होती है, मटर के दाने के समान गुलाबी रंग की ग्रंथि है। मनुष्य में यानी कि मेल के अंदर इसका भार 0.5 से 0.6 ग्राम तक होता है और फीमेल में इसका भार कितना होता है, 0.6 से 0.7 ग्राम होता है, यानी कि फीमेल में थोड़ी सी या बड़ी होती है या वेट में ज़्यादा होती है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कार्यों पर कंट्रोल करती है। यह भ्रूणीय एक्टोडर्म से निर्मित 2 पालियों की बनी होती है। तो 2 पालियाँ कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि अगर पीयूष ग्रंथि। यह भ्रूण की एक्टोडर्म से विकसित बड़ी पाली होती है जो पार्स ट्यूबेरिलिस और पार्स डिस्टेलिस व मध्य भाग से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि। यह हाइपोथैलेमस की फंडीबुलम से विकसित पश्च व छोटी पाली होती है, यानी कि पश्च यानी कि पोस्टीरियर और छोटी होती है और इफंडीबुलम के मध्य भाग व पार्स नर्वोसा से मिलकर बनी होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। नेक्स्ट क्या है, ये स्ट्रक्चर है किस्ट की, पीयूष ग्रंथि की। अभी हमने उसके बारे में पढ़ा जर्नली, अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये देखिए डायग्राम, ये है पोस्टीरियर लोब यानी कि पश्चपाली, ठीक है। तो पोस्टीरियर लोब के अंदर कौन कौन से भाग थे, इफंडीब्यूलर भाग था एक तो, यानी कि जिसको इफंडीब्यूलर स्टॉक कहते हैं, और मीडियन एमिनेंस, ये सारा भाग किसका है, पोस्टीरियर लोब का है। और ये जो इधर वाला भाग है ये क्या चीज़ है अपने, एंटीरियर लोब। ये देखिए एंटीरियर लोब इधर वाली और इधर वाली पोस्टीरियर लोब। इंट्राग्लैंडुलर क्लेफ्ट, क्लेफ्ट का मतलब होता है खांच, ये जो बीच वाली है ये बीच में पाई जाती है ना, इसको बोलते हैं इंट्राग्लैंडुलर क्लेफ्ट।
पार्स इंटरमीडिया, तो ये है पार्स इंटरमीडिया, ये देखिए यहाँ पे, तो ये पाया जाता है क्या, पार्स इंटरमीडिया। तो ये इधर वाली एंटीरियर लोब डार्क दिखाई है और लाइट वाली पोस्टीरियर लोब दिखाई गई है। तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसकी दोनों पालियों से जो हार्मोन वगैरह निकलते हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है आगे। तो मानव शरीर रचना में पीयूष ग्रंथि या हाइपोफाइसिस, इसका दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस, मटर के दाने के आकार की है, पीछे हमने देख लिया। मनुष्य में इसका वजन 0.5 होता है और ये हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि एक अति महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि इससे उत्पन्न हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को उद्दीपन करते हैं, यानी कि इसके अंदर से जो हार्मोन निकलते हैं वो दूसरी ग्लैंड्स के हार्मोन को एक्टिव करते हैं या निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर के विकास में और शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है। पीयूष ग्रंथि 2 खंडों में विभाजित होती है। पहले खंड को एंटीरियर लोब, यहाँ एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरे को क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी कि पोस्टीरियर लोब कहा जाता है। इन दोनों खंडों की संरचना और कार्यों में अंतर होता है। अगर खंड उपकला कोशिका यानी कि एपिथेलियल सेल्स का समूह है जो रक्त चैनलों से विभाजित होता है। इसके विपरीत पश्च खंड यानी कि पोस्टीरियर लोब मस्तिष्क से संबंधित होता है और तंत्रिका तंत्र से निर्मित होता है और प्रत्यक्ष रूप से हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है। अगर खंड व पश्च खंड से अलग अलग हार्मोन का स्राव होता है जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं। तो दोनों भागों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। सबसे पहले आता है अगर खंड की संरचना और कार्य। तो अगर खंड के अंदर से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहले आता है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, यानी जिसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। तो यह हार्मोन शरीर के किसी विशिष्ट लक्ष्य अंग को प्रभावित करता है जो भाग वृद्धि से संबंध होते हैं। तो ये वृद्धि से संबंधित काम करेगा। यह वृद्धि दर को बढ़ाता है और परिपक्वता की स्थिति निर्माण के बाद वृद्धि को बनाए रखता है। इससे शरीर की वृद्धि और विशेषकर लंबी अस्थियों की वृद्धि का नियमन होता है, यानी कि लंबी अस्थियां यानी कि जो लंबी हड्डियां होती हैं उनकी वृद्धि होती है। यह एक प्रोटीन पर आधारित पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। यह मनुष्य और अन्य जानवरों में वृद्धि, कोशिका प्रजनन और पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करता है। पुनर्निर्माण क्या चीज़ है, हड्डियों की जो टूट फूट वगैरह हो जाती है उसको सेट करना। बच्चों और किशोरों में ऊंचाई बढ़ने के अलावा वृद्धि हार्मोन शरीर पर अन्य कई प्रभाव भी डालता है। तो ये कैल्शियम के धारण में वृद्धि करता है और हड्डियों के खनिजीकरण को बढ़ाता है और उसको मजबूत बनाता है। हड्डियाँ किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम से, तो ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। वसा अपघटन को बढ़ावा देता है, यानी कि वसा को अपघटित करना। प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। मस्तिष्क को छोड़कर सभी आंतरिक अवयवों के विकास को प्रोत्साहित करता है। यकृत में ग्लूकोज के जमाव को कम करता है। यकृत यानी कि लीवर, उसमें ग्लूकोज के जमाव को कम करता है। यकृत में ग्लाइकोजन उत्पादन को बढ़ावा देता है। अग्नाशय की द्वीपिकाओं के रखरखाव और कार्यकलाप में मदद करता है। अग्नाशय क्या चीज़ होती है, पैनक्रियास, तो उसके अंदर द्वीपिकाएं जो आइसलेट्स होती हैं उनके रखरखाव और कार्यकलाप में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक प्रणाली को भी प्रोत्साहित करता है। अब इसकी कमी, बच्चों में वृद्धि, लोप और छोटा कद वृद्धि हार्मोन की कमी के मुख्य लक्षण हैं, यानी कि हाइट छोटी रह जाती है काफ़ी। तो वृद्धि हार्मोन की अधिकता, तो वृद्धि हार्मोन के बाहुल्य के कारण, बाहुल्य यानी कि ज़्यादा मात्रा, जबड़े, हाथ और पैरों की हड्डियां मोटी हो जाती हैं और इसको एक्रोमेगेली कहते हैं। ये एक डिजीज़ होती है, एक्रोमेगेली डिजीज़ यानी कि रोग। साथ में होने वाली समस्याओं में पसीना आना, नाड़ियों पर दबाव, पेशियों की शिथिलता और यौन क्रिया में कमी आती है। ये हार्मोन की वृद्धि के कारण होता है। किस हार्मोन की वृद्धि, वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन आता है थायराइड उद्दीपक हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH।
तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित यह एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। थायराइड उद्दीपक हार्मोन थायराइड ग्रंथि तक यात्रा करता है और थायराइड ग्रंथि को 2 थायराइड हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपन करता है। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है तो ये हार्मोन कहाँ तक जाता है, थायराइड ग्रंथि तक जाता है और उस ग्रंथि को 2 हार्मोन्स स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यह 2 थायराइड हार्मोन है एल-थायरोक्सिन जिसको T4 बोलती हैं और ट्राईआइडोथायरोनिन T3। पीयूष ग्रंथि यह अनुभव कर सकती है कि कितना हार्मोन रक्त में है और उसके अनुसार कितना उत्पन्न करना है। अगर किसी कारण से इसका स्राव कम या अधिक हो जाए तो यह विभिन्न रोगों के जन्म का कारण बनती है। तो यानी कि जो पीयूष ग्रंथि है उसको ये पता लग जाता है कि हार्मोन ब्लड के अंदर ज़्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है। अगर कम मात्रा में है तो वो ज़्यादा हार्मोन स्रावित करती है, ज़्यादा में है तो वो कम करती है। और अगर किसी वजह से इन दोनों में अनबैलेंस हो जाए तो शरीर के अंदर काफ़ी रोग बन जाते हैं। नेक्स्ट, थायराइड उद्दीपक हार्मोन की कमी के प्रभाव। तो इससे ऊतकों में कमी होती है, गलगंड रोग हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। तो ये इस हार्मोन की कमी के लक्षण हैं। थायराइड उद्दीपक हार्मोन की अधिकता, अब आ जाएगी इसकी अधिकता। अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया शरीर के अंदर ये हार्मोन तो क्या होता है, तो थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता से अथवा थायराइड ग्रंथि से अत्यधिक मात्रा में हार्मोन का स्रवण होने से हाइपरथायरॉयडिज्म नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हाइपर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना। इस स्थिति में नेत्रोस्थिति गलगंड हो जाता है और इस रोग के लक्षणों में आंखें बाहर की तरफ उभर जाती हैं, रोगी को गर्मी का अनुभव अधिक होता है, यानी कि आंखें बाहर की तरफ निकल जाएंगी, गर्मी ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगती है और वजन कम होने लगता है, अंगुलियों के में कंपन और हृदय गति तीव्र हो जाती है, उंगलियां कांपने लगती है और हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है। वास्तव में थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता आयोडीन की कमी के कारण होती है। शरीर में आयोडीन की कमी हो गई तो थायराइड ग्रंथि ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है। इसकी अधिकता से कुशिंग रोग, कुशिंग डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। यह बड़े प्रोटीन है जो सामान्यतः परिसंचरण द्वारा गोनेडोट्रोप कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। LH वृषण की लेडिंग कोशिकाओं को पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। तो इसका क्या काम होता है, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाना, और ये हार्मोन बनता कहाँ पर है, टेस्टिस के अंदर। और फीमेल्स में नब्ज में वृद्धि के साथ साथ जोनी की थेका कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन और उससे कुछ कम मात्रा में प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है और ओव्यूलेशन में सहायता करता है। तो मेल के अंदर क्या ये स्रावित करेगा, टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, और फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए प्रेरित करता है और ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग में सहायता करता है। नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन। इसका लक्ष्य अंग मेमोरी ग्लैंड होती है और यह दूध उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। प्रोलैक्टिन प्रजनन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोलैक्टिन व्यापचय के लिए भी महत्वपूर्ण है और प्रोलैक्टिन गर्भावस्था के दौरान संश्लेषण प्रदान करता है और भ्रूण की प्रतिरक्षा सहनशीलता में भी योगदान देता है। तो इसका क्या काम होता है प्रोलैक्टिन का, एक तो दूध उत्पादन में वृद्धि करना और नेक्स्ट भ्रूण को प्रतिरक्षा में हेल्प करना। नेक्स्ट आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही बनता है। महिलाओं में इस हार्मोन से अंडों का उत्पादन यानी कि एग्स की फॉर्मेशन और मेल्स के अंदर शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स का उत्पादन होता है। नेक्स्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। अब आ जाता है मिलेनोसाइट उद्दीपक हार्मोन, MSH। यह हार्मोन त्वचा और बालों में मिलेनोसाइट द्वारा मिलेनिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है।
मिलेनिन क्या चीज़ होती है? ऐसा वर्णक होता है जिसकी वजह से हमारे बालों या स्किन का कलर अलग अलग होता है। यह भूख और कामोत्तेजना पर भी प्रभाव डालता है। MSH में वृद्धि से रंग बदलाव होता है, यानी कि अगर शरीर के अंदर ज़्यादा MSH होगा तो बॉडी का कलर डार्क हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान यह हार्मोन बढ़ जाता है और गर्भवती महिलाओं में पिगमेंटेशन का कारण बनता है। अब आ जाते हैं पश्चखंड की संरचना और कार्य। पश्चखंड यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसमें से पहला हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन महिला प्रजनन में भूमिका के लिए जाना जाता है। यह प्रसव के दौरान योनि और गर्भाशय के फैलाव के समय बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है और स्रावित होता है। और इसका क्या काम होता है? यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करना, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय संकुचन में सहायता करता है। नेक्स्ट, वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो गुर्दों के जनइनों में अणुओं के रीअब्जॉर्प्शन को नियंत्रित करता है और उत्तक पारगम्यता को बनाए रखता है। तो इसका क्या काम होता है? उत्तक पारगम्यता। उत्तक क्या चीज़ होती है? उत्तक होते हैं हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कोशिकाओं का एक भाग कह सकते हैं उसको, वो पाए जाते हैं। तो वो क्या चीज़ होती है? उत्तक। तो उत्तकों का क्या काम होता है? शरीर के अंदर उत्तक पारगम्यता को बनाए रखना, तो इसका यही काम है। तो ये हो गए हार्मोन्स। वैसोप्रेसिन के बारे में चल रहा है। नेक्स्ट करता है यह परिधीय संवहनी प्रतिरोध को बढ़ाता है, जिससे धमनियों में रक्तचाप बढ़ जाता है। धमनियाँ होती हैं आर्टरीज, तो उसमें रक्तचाप बढ़ जाता है। यह समावस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पानी, ग्लूकोज और रक्त लवण के विनिमय में भी सहायता करता है। पानी, ग्लूकोज और रक्त लवण का विनिमय होता है, एक्सचेंज करना, तो उसमें भी सहायता करता है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में बताया गया है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन और उनके क्या क्या काम हैं। तो STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन शरीर की वृद्धि, हड्डियों की वृद्धि, उसमें काम आता है और इसकी अधिकता से भीमकायता, जियानेटिज्म या एक्रोमेगेली विकार उत्पन्न हो जाते हैं और इसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। STH की कमी से मनुष्य में ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन होता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, यह जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है और ये 2 प्रकार का काम करता है, यानी कि 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। आगे आता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? टेस्टिस की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है और अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन, नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन, तो इसका क्या काम होता है? दुग्ध स्राव को उत्पन्न करना। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन होता है और रक्त दाब बढ़ जाता है और शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। तो ये इसका काम है। तो इसी के साथ हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि हुई कंप्लीट। तो नेक्स्ट करेंगे अब अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।